प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित खंड आ का सॉल्यूशन देखेंगे जो हमारी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है उसका। तो चलिए प्रिय बच्चों, आपके सामने आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं गणित विषय का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट जो आपको दी गई है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नए वीडियो प्राप्त होंगे। इसके लिए प्रिय बच्चों प्लीज नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग चलते हैं खंड आ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग खंड बा का वीडियो बना देंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा खंड बा का भी। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है आपका पहला। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है -8 गुणा -1। तो आपको पता है ऋण ऋण का जब भी गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। क्या हो जाता है, धन। अब 8 का गुणा 1 से करना है बच्चों, तो 8 एकम 8 या 1 अट्ठे 8। तो हमारा धनात्मक 8 वाला मान देखें तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए पे है। तो यहां पर आप 8 लिख देंगे, सही हो जाएगा आपका। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा मिस वो हो गया है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, कह रहा है 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में निम्न में से क्या होगा। तो आपको पहले 5/9 दिया गया है, इसमें कह रहा है आपको 3/5 का व्युत्क्रम। तो अपने को कितने का व्युत्क्रम लेना है, 3/5 का। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, अर्थात हमें 5 क्या लेना है, 3 लेना है। तो 5 का गुणा 5 के साथ हुआ तो कितना हो गया, 25। और 9 का गुणा 3 के साथ हुआ तो कितना हो गया, 27। तो 25/27 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरे का आप सही कर लेंगे, 25/27। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखिए यहां पर आपके सामने प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 की पावर 0 है प्लस 2 की पावर 0 है इंटू 5 की पावर 0 है का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। जब भी आपको ऐसा लिखा दिखे, चाहे कोई भी संख्या हो, यहां पर अभी 3 का पावर 0 लिखा, इसका मतलब इसका मान कितना है बच्चों, 1 है। उसी प्रकार 2 की पावर 0 लिखा, इसका मान कितना है बच्चों, 1 है। 5 की पावर 0 लिखा, इसका भी मान कितना है बच्चों, 1 है। तो हम देखिए अब मान रखते हैं 3 की पावर 0 का मान कितना है, 1, धन लगाए। फिर 2 की पावर 0 है, उसका भी मान कितना हो गया, 1, गुणा का गुणा। और 5 की पावर 0 है, उसका मान कितना, 1। 2 मतलब 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 हो गया। 2 का गुणा 1 के साथ हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अर्थात हमारा बी और सी में आपको दोनों समान 2-2 लिख रहे हैं, आप कोई भी एक टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 2 लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों, कह रहा है 8x/9 ऋण 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। जब भी प्रिय बच्चों अगर आपके सामने नीचे का जो मान है जिसे हम हर कहते हैं, अगर वह समान हो तो ऊपर वाले जो चिन्ह रहता है बीच में जो चिन्ह रहता है, अगर वो ऋणात्मक है तो घट जाएंगे और धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे। नीचे के मान समान होने पर उसे हमेशा एक बार लिख दिया जाता है, और ऊपर यहां पर 8x है तो यह 8x हो जाएगा और यहां पर 5x हो जाएगा। 8x में से 5x गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 9। तो 3 एकम 3, तीतर का 9, अर्थात कितना आ गया, x/3 बचा, तो x/3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक न्यून कोण का संपूरक कोण कितना होगा। संपूरक कोण मतलब होता है जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। जब एक कोण का मान क्या कह रहा है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब होता है जिसका मान 80 से कम हो। अधिक कोण मतलब जिसका मान 90 से कम हो न्यून कोण, और जिसका मान 90 से ज्यादा हो वह अधिक कोण। तो यहां पर देखिए एक न्यून कोण का संपूरक क्या होगा। न्यून कोण मतलब कि 90 से वो कैसा है, कम है। मान लीजिए 89 है, अब 89 को हम 180 में से घटाते हैं तो हमेशा उसका मान कैसा आएगा, हमेशा 90 से बड़ा आएगा। अर्थात एक न्यून कोण का संपूरक कैसा होगा, अधिक कोण होगा, मतलब कि 90 से ज्यादा मान प्राप्त होगा। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, छठवां प्रश्न है। प्रिय बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। यदि कोण PQR में कोण Q का माप 47 अंश, कोण क्या कह रहा है, PQR है आपके सामने। ठीक है, ये कोण PQR, रुकिए हम यहां बनाते हैं, कोण
क्यू आर। यहाँ हम P दे देते हैं, इसे Q दे देते हैं और इसे क्या दे देते हैं R, PQR में कोण Q की माप जो है वह कितनी है 47 है। ये कितनी हो गई 47 हो गई। R की माप कितनी हो गई 52 हो गई। हमको पूछा क्या है ये वाली कोण की माप पूछा, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे 52 और 47 को आपस में जोड़ देंगे और जो भी अपने को मिला कितना मिल रहा है 99 मिल रहा है, वह 180 में से हम उसको घटा देंगे। तो अब 180 में से 99 घटाए तो कितना बचेगा 81। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आप भी यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि त्रिभुज PQR, क्या कह रहा है त्रिभुज PQR, ये सॉरी त्रिभुज ABC है पहला, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है। किसके सर्वांगसम है कह रहा है PQR के। ठीक है, तो जो AB भुजा है ये वाली AB भुजा वह इस PQ भुजा के कैसी होगी बराबर होगी। कैसी होगी उस PQ भुजा के बराबर होगी। यहां पर संगत भुजा पूछा है या बराबर भुजा वही बात है। आप इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे PQ लगाएंगे। यहां पर भी आप PQ लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग प्रिय बच्चों। आगे अब देखिए आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है प्रिय बच्चों, अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39, 45 हैं, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा लिखा दिखे आप आरोही क्रम में जमा लीजिए। जैसे आपने जमा लिया यहां पर 7, 28, 36, 39, 45। अब इसमें n की संख्या देखिए, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, तो यहां पर 5 हैं और 5 हमेशा कैसी संख्या है विषम संख्या है। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है विषम के लिए n-1 के बटे 2 वे पद का मान। तो n का मान कितना है 5, 5 में 1 जोड़े बटे में 2 वे पद का मान चाहिए। तो 5 और 1 कितना हो गया 6 के बटे 2 वे पद का मान। अब 6 के बटे 2 को हम भाग दें तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिया 6। तो तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान कहां पर है देखिए, पहला दूसरा तीसरा, अर्थात 36 क्या है तीसरे पद का मान है हमारा, अर्थात तीसरे पद का मान 36, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या है हमारा 36 है। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने देखिए, 3 के बटे 4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3 के बटे 4 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 3 गुणा 100 करे तो 300 हो गया, बटे में आ गया 4, तो 4 को काटे तो 1 आ गया, मतलब 4 एकम 4। अभी 300 काटे, 300 को 4 से काटो तो 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गए तो बचा कितना 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो 20 तो 4 पंचे 20, अर्थात 75% आ जाएगा हमारा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों आपके सामने, एक दुकानदार ने कुर्सी 450 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो 450 रुपए में खरीदी मतलब कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 450 रुपए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रिय बच्चों 500 रुपए हो गया। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपए हो गया। तो लाभ आपको पता है हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया था आपके पास, विक्रय मूल्य आपको दिया था 500 रुपए, वहां पर एक स्टेप छूट गया है 500 रुपए, और क्रय मूल्य कितना दिया था आपको 450 रुपए। तो 500 में से 450 को घटाए तो 50 रुपए क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ का मान अब भी हमने निकाला 50 रुपए आया, क्रय मूल्य का मान ये देखिए आपको दिया गया 450 गुणा 100, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 5 का गुणा 100 से करे तो 500 आ गया बटे 45, इसको भाग दे दीजिए तो 11.11%, मतलब कि बार बार एक एक आएगा, इसके लिए आपका लिख दीजिए 11.11% आपको क्या होगा लाभ होगा। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। समझ भी आपको अच्छे से आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11वां है प्रिय बच्चों आपके सामने। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 किलोग्राम है तो 25 किलोग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, 25 गुणा 1000 कर देंगे तो 25,000 ग्राम में आ गया। ठीक है, अब अपने क्या कह रहा है 25 किलोग्राम का 350 ग्राम
से अनुपात क्या होगा? तो 25,000 को ऊपर लिख दीजिए, नीचे किसको लिख दीजिए? 350 को। आपस में एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 2500/35 बचा। इसे 5 से काटिए तो 5 25, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य और 5 7 35, अर्थात 50/7 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, जो अनुपात आपको पूछा था वो। ठीक है प्रिय बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न है 3x - y + 11 और -y - 11 के योग में से, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है? योग करना है, जोड़ना है, में से 3x - y - 11 को घटाना है। तो देखिए पहले ये वाला मान लिख दिया हमने, फिर ये वाला लिख दिए क्योंकि जोड़ने बोला है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर यहाँ पर माइनस का लगा दिए क्योंकि घटाने बोला है, फिर इसके बाद ये पूरा मान हो गया। अब देखिए 3x में से यहाँ पर कोई x वाला पद दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। इसमें कोई x वाला पद है? नहीं है। इसमें 3x है, तो 3x जैसे का वैसा। यहाँ पर -y है, यहाँ पर भी ये प्लस चिन्ह के कारण कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो ये -y और ये -y, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन हमेशा माइनस चिन्ह आएगा, तो ये माइनस चिन्ह लिख दिया आपने। ठीक है, माइनस लिख दिया अब आपने, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2y हो जाएगा। 1y 2y मतलब 1y और 1y मिलकर 2y। फिर यहाँ पर धन 11 है, ये वाला भी ये धन से इसका गुणा होगा ऋण का, तो वो ऋण हो जाएगा। तो धन ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। 11 में से 11 गए तो क्या हो जाएगा? 0, मतलब वो हट जाएगा। अब इस ऋण चिन्ह को अंदर ले जा लेते हैं, तो ये धन वाला था 3, ये ऋण में हो गया, ये ऋण वाला था ये धन में हो गया, ये ऋण वाला था ये धन में हो गया। अब 3x को ऋण 3x में से घटा देंगे तो ये आपस में कट गए, तो 0 हो गया उसका मान। यहां पर क्या बचा? ऋण 2y धन y। अब ऋण 2y में से धन y गया तो बड़ी संख्या सामने ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, और 2y में से 1y गया तो y आ गया, और बचा कितना? 11। अर्थात हमारा उत्तर क्या जाएगा? ऋण y धन 11, ऋण y धन 11 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आप 12वें को बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को फिर से रिटर्न लीजा लीजिएगा और फिर समझिएगा और फिर हल कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न क्या है प्रिय बच्चों? 4/9 समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य मतलब आप उसमें किसी भी संख्या का गुणा करो, लेकिन काटने पीटने पर उसी के जैसा मान आना चाहिए, बराबर। तो देखिए समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा जितने आप ऊपर गुणा करेंगे उतने का ही नीचे गुणा करते हैं। तो देखिए हमने 2 का ऊपर गुणा करा तो 2 का नीचे भी गुणा करा, तो हमें पहली समतुल्य संख्या 8/18 मिली। फिर हमने 3 का ऊपर गुणा करा तो नीचे भी करा, तो 4 3 12 हो गया, 9 3 27, तो 12/27 मिली। अगली देखिए यहां पर 4 का ऊपर भी करा, 4 का नीचे, तो 4 चौके 16 हो गया और 9 चौके 36, ये तीसरी मिली। चौथी में देखिए 5 का ऊपर भी करा, 5 का नीचे भी, 4 गुणा 5 करा तो 20 हो गया, 9 गुणा 5 करे तो 45 हो गया, तो 20/45। इस प्रकार से हमें 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45, इस प्रकार से हमें 4 समतुल्य संख्याएं प्राप्त हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए बच्चों, आपको पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने? नीचे एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर। परिमाप दिया है, सबसे पहले भुजा निकालने हम लोग। वर्ग का परिमाप बराबर 360, तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप 4a बराबर 360। 4 का इधर पक्षांतर करे तो इधर गुणे में, तो इधर आके भाग में हो गया। 4 से 360 को काटे तो 4 नाम 36, 4 शून्यम शून्य, तो भुजा का जो मान आया वो a बराबर 90 आया। अब हमको वर्ग के पार का क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के पार का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा का मान 90 पहली भुजा का, दूसरी भी भुजा समान ही होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में कैसी होती है? बराबर। ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो अर्थात चारों भुजाएं आपस में बराबर होती, तो a का वर्ग होता है क्षेत्रफल। तो 90 गुणा 90 करे तो 8100 मीटर का वर्ग लिख दिया हमने, क्योंकि इकाई हमारी मीटर में है। इस प्रकार से हमने वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त किया? 8100 वर्ग मीटर। ठीक है, आप इसको भी कर लीजिएगा प्रिय बच्चों। हम आगे चलते हैं। अब आगे बहुत अच्छा प्रश्न दिया था आप लोगों को प्रिय बच्चों, देखिए प्रश्न क्या है। एक विद्यार्थी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सहित 3/4 घंटे पढ़ता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 लिख सकते हैं, है ना। एक मतलब कि विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पुस्तक पढ़ने में लगा समय 1 सहित 3/4 घंटे था। हम उसे क्या लिख सकते हैं? 7/4 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद देखिए, यदि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है तब उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे?
अब देखो एक दिन में वह 7/4 घंटे पढ़ता है, तो 6 दिनों में वह पूरी संपूर्ण पुस्तक तो पढ़ लेता है। तो कितने घंटे लगेंगे उसे पढ़ने में? संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में मतलब कि 6 दिन में समाप्ति कर दिया उसने 6 दिनों में। तो 6 दिनों में अपन क्या करें? अपन क्या करते हैं कि 6 दिन में पुस्तक पढ़ने में लगे समय अर्थात एक दिन के समय में 6 का गुणा कर देते हैं। प्रतिदिन जितना पढ़ रहा है उतने में, तो एक दिन कितना पढ़ता है? 7/4 गुणा 6 करें तो 7×42 हो गया। हमने इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 के बटे कितना आ गया? 2, अर्थात 21 के बटे 2 घंटे, या और इसे सरल करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, यहां पर भागने जाता 0, हासिल का यहां पर 1 और ये बटे में 2, अर्थात 10 सही 1 के बटे 2 घंटे भी हमारा उत्तर हो सकता है, या 21 के बटे 2 घंटे भी हमारा उत्तर हो सकता है। इस प्रकार से आप इसका भी हल कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे क्या कह रहा है यहां पर? अब आगे पे आपको कह रहा है, अंतिम प्रश्न है जहां तक हो तो हमारा, देखते हैं। 2 समांतर रेखाएं L और M को तिर्यक छेदी रेखा N काटती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंतः कोण कौन कौन से? अंतः कोण का मतलब होता है जो प्रतिच्छेद करने पर अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वह अंतः कोण कहलाते हैं। तो अंदर की तरफ कौन कौन बना है? यहां पर C बना है, इधर F बना है, इधर D बना है और इधर क्या बना है? E। ये अंतः कोण। तो बाह्य कोण कौन है? जो बाहर की तरफ बनते हो। तो नाम क्या है उनका? इसका B है, इसका A है, इसका G है, इसका H है। देखिए हमने यहां पर लिख दिया। उसी प्रकार संगत कोण, संगत कोण मतलब होता है एक दूसरे का युग्म जोड़ा बनता हो। जैसे A का E के साथ बन गया, फिर उसी प्रकार B का F के साथ बन गया। देखिए B कहां? ये रहा B, उसका किसके साथ बनाना है? B का F के साथ। रुकिएगा एक मिनट, यहां पर देखिए आप, B का किसके साथ बनाना है? F के साथ। ये बन गया संगत। फिर उसी प्रकार C का G के साथ, D का H के साथ। अब उसके बाद क्या बोला? एकांतर अंतःकोण, मतलब कि एक के अंतर से बने हो। तो ये देखिए C के बाद क्या बना है? E बना है, और इधर देखिए D से क्या बना है? F बना है। इस प्रकार से एकांतर अंतःकोण है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने 8वीं कक्षा की जो वर्कशीट थी, मूल्यांकन वर्कशीट, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 गणित की खंड A था, जो हमने उसे संपूर्ण हल के रूप में देख लिया। प्रिय बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आपका कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, 10वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 5वीं सभी कक्षाओं की जानकारी देते रहता हूं, और सभी के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल या उपयोगी होते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अच्छा वीडियो लगे या आपके लिए जो हेल्पफुल होगा, मतलब कि आपके लिए उपयोगी होगा, मैं वो जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो प्लीज विद्यार्थी सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।